हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और ये है साइकोलॉजी एंट्रेंसेस लेट्स क्रैक इट सीरीज, जिसमें हम लोग आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो साइकोलॉजी है उसमें आने वाले डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स और उनके डिफरेंट पेपर्स के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एंड वी हैव बिगिन विद बायो साइकोलॉजी पेपर। तो इस पे ऑलरेडी पिछली 2-3 आई गेस 4 वीडियोस रिलीज हो चुकी हैं। तो मेक श्योर आप लोगों ने वो वीडियोस भी देख ली हों। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है लेट्स क्रैक इट सीरीज के लिए, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So without wasting any further time, grab your pens or pencils and notebooks और शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरल इंटीग्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स का क्या सिलसिला है। तो हमने न्यूरॉन्स के बारे में बातें तो बहुत कर ली, और न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, क्या हो रही है, हमने उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था साइनेप्सिस के थ्रू, राइट, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियो। सो हो क्या रहा है कि एक न्यूरॉन में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसके सोमा या सेल बॉडी में, जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल होते होते एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचता है ना? डू यू रिमेंबर इट और नॉट? ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल तक वो एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, और जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, वो ट्रिगर करता है एक केमिकल मैसेंजर का रिलीज, जिसको बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते थे हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। जस्ट लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर किया था। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाके जो सेकंड वाला न्यूरॉन है उसके रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वो एक पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन था? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हमारा वो न्यूरॉन है जो मैसेज रिसीव करने वाला है, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हमारा वो न्यूरॉन होता है जिसके पास करंटली मैसेज है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जाते हैं वो जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के पास। ठीक है, और जब वो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो वो इस सेकंड वाले यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। अब वो पोटेंशियल एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। अब आप पूछोगे कि यार एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का मतलब भी बता दो हमें। तो एक्साइटेटरी मतलब कि वो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सेकंड न्यूरॉन के साथ बाइंड हुआ या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ बाइंड हुआ, वैसे ही उसने इस न्यूरॉन में भी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया और एक इसकी रेस्टिंग स्टेट से हटा के इसे एक्शन की स्टेट में ला दिया। वो हो गया आपका एक्साइटेटरी पोटेंशियल। और इनहिबिटरी पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, वैसे ही इसने इस न्यूरॉन में जनरेट होने वाले एक्शन पोटेंशियल पे रोक लगा दी। ठीक है, इसके एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर दिया और वहीं की वहीं इस न्यूरॉन को एकदम डल और रेस्ट पे रख दिया। सो वो होता है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। सो डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज बाइंडिंग ऑन द रिसेप्टर ऑफ योर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक पोटेंशियल रिलीज होता है या तो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। अब इसी से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन दोनों टर्म्स को प्लीज अच्छे से समझ लो अभी के अभी, क्योंकि आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें इन टर्म्स का काफी ज्यादा कवरेज होगा। ठीक है, तो ईपीएसपी एंड आईपीएसपी। ईपीएसपी क्या होता है? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एंड आईपीएसपी इज योर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो इस चीज को हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं यहाँ पे कि अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो रहा है, वो एक्साइट कर रहा है नेक्स्ट न्यूरॉन को, तो क्या जनरेट होता है? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। And if you remember from the previous videos wherein we discussed about action potential and resting potential, जो कि इसी सीरीज में बायोसाइकोलॉजी में कवर्ड है, तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होने लगता है तो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है डीपोलराइजेशन की। और डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था
कि हमारे जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो रहे थे, और सोडियम जो अभी तक हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट था वो सोडियम हमारे सेल के अंदर आना शुरू कर देता है, और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को क्या बनाता है, और पॉजिटिव बनाने लगता है, उसको एक्साइट करता है ताकि वो एक एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करे। जैसे ही डीपोलराइजेशन -55 मिलीवोल्ट के थ्रेशोल्ड पे रीच करता था, वैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के केसेस में सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन जो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है उसके केसेस में कौन से चैनल्स ओपन हो रहे हैं, के प्लस आयंस यानी कि पोटेशियम आयंस के चैनल ओपन हो रहे हैं। और पोटेशियम आयंस के चैनल ओपन होने का क्या मतलब था, इफ यू रिमेंबर, उसका ये मतलब था कि सेल के अंदर जो अभी तक पोटेशियम आयंस प्रेजेंट थे, जो उसको पॉजिटिव बना रहे थे थोड़ा बहुत, अब ये पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर जाने लग गए अपने चैनल के थ्रू, और ये काफी ज्यादा बाहर जाने लग गए, जिसकी वजह से वंस अगेन जो सेल है उसके अंदर का क्या चार्ज होने लग गया, उसके अंदर का चार्ज होने लग गया नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज कब होता है सेल के अंदर, जब सेल जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा होता, वो रेस्ट पे होता है। सो दैट इज व्हाई वी से आईपीएसपी यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल वो किसी भी तरीके के एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर रहा है, और इस केस में हमारे पोटेशियम चैनल्स ओपन है। ठीक है, सो ये था आपका एक जिस्ट, एक बहुत ही छोटी सी समरी अबाउट न्यूरॉन्स के बीच के कम्युनिकेशन के बारे में, और कैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर जब दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ जुड़ता है तो वो उसको एक्साइट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। नाउ अ लिटिल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या है, जिनके बारे में हमने इतनी ज्यादा गाथा अभी तक पढ़ ली है। सो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो हमारे जो मैसेजेस हैं या न्यूरल इम्पल्सेस हैं जो न्यूरॉन्स या एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल हो रहे हैं उनको कैरी करते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं आपकी साइनेप्टिक वेसिकल्स में। सो इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये जो सर्कल्स हैं जिनके अंदर छोटे छोटे ब्लू ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो ये सर्कल्स हैं आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके अंदर वाले जो ब्लू डॉट्स हैं वो हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स कैरी करते हैं सेफली न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ एक्सॉन टर्मिनल के बहुत ही पास आ जाते हैं, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स ब्रेक ओपन होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं साइनेप्टिक लेफ्ट से होते हुए दूसरे वाले न्यूरॉन, जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, उसके न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ बाइंड हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्टिक वेसिकल में होते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये रिलीज कहाँ से होते हैं, तो ये जो पूरा सिंथेसिस और रिलीज है न्यूरोट्रांसमीटर का, उनको कंट्रोल करता है ऑटो रिसेप्टर्स। सो इट इज द ऑटो रिसेप्टर्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिंथेसाइज करते हैं, उनके सिंथेसाइज के कंट्रोल करते हैं, उनके रिलीज को कंट्रोल करते हैं। ऑटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है मुझसे, है ना। सो ऑटो रिसेप्टर्स बेसिकली कंट्रोल द अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिलीज्ड। ऑटो रिसेप्टर नाम से ही पता लग रहा है, ऑटो रिसेप्टर एक सेल्फ रिसेप्टर जो खुद ही न्यूरोट्रांसमीटर के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है कि कितना अमाउंट सिंथेसाइज होगा, कितना अमाउंट रिलीज होगा, और खुद ही उस न्यूरोट्रांसमीटर के ऑर्डर्स पे एक्ट भी कर रहा है। ठीक है, उस न्यूरोट्रांसमीटर से इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, तो वो होते हैं हमारे ऑटो रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अबाउट ऑटो रिसेप्टर्स, बट व्हाट यू शुड नो इज कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट है, और इनका जो सिंथेसिस और रिलीज है वो ऑटो रिसेप्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। ये मे बी इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फंक्शन है, या फिर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के कम होने की वजह से एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर हो सकता है, या ज्यादा होने की वजह से एक डिसऑर्डर हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्योंकि हम यूजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन का क्या फंक्शन है, ठीक है, और इनके लो या हाई होने की वजह से कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो एसिटाइल कोलिन बेसिकली हमारी जो मसल्स होती है ना बॉडी की,
उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता रहता है उसको कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। और सेकेंडली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस में। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि सोचना, डिसीजन मेक करना, राइट। सो थिंकिंग, मेकिंग डिसीजंस, ऑल ऑफ दीज आर योर कॉग्निटिव फंक्शंस। तो हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, हमारी जो मसल्स की एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर हमारी बॉडी में ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट हो, अगर ये डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में, तो वी आर प्रोन टू डेवलप अ डिसऑर्डर नोन एज एल्जाइमर्स डिसऑर्डर। ठीक है, एल्जाइमर्स डिसऑर्डर हो सकता है उन केसेस में। एल्जाइमर्स डिसऑर्डर इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, एल्जाइमर्स डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि मेमोरी लॉस होता रहता है इंसान का प्रोग्रेसिवली। तो थोड़ा बहुत आप लिंक कर ही सकते हो कि भाई एसिटाइल कोलिन आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, और अगर ये कम हो जाता है तो कॉग्निटिव फंक्शंस भी थोड़े हमारे डिटीरियोरेट होने लगते हैं, तो हमारी मेमोरी डिटीरियोरेट होने लगती है, तो एल्जाइमर्स डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं अगर एसिटाइलकोलिन लो अमाउंट में प्रेजेंट है तो। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जिसके बारे में आप लोगों ने काफी बारी सुना होगा वो है डोपामीन, जिसको हम बोलते हैं एक फील गुड केमिकल। कि डोपामीन जो है हमारा मूड इनहांस करता है, एक फील गुड केमिकल है हमारे लिए। तो अगर डोपामीन का बहुत ज्यादा ही लेवल हो जाए, कुछ ज्यादा ही फील गुड हो जाए, तो स्कीजोफ्रेनिया नाम का डिसऑर्डर हो सकता है। स्कीजोफ्रेनिया में क्या होता है, हाइटेंड परसेप्शन होते हैं, ठीक है, इल्यूजन्स होते हैं, हैलुसिनेशंस भी हो जाते हैं, कई बार डिल्यूजन्स होते हैं। तो स्कीजोफ्रेनिया, ये डिसऑर्डर्स, आप इनसे डरिए मत इन टर्म्स से, क्योंकि आगे जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, तो उनमें हम इन सारे डिसऑर्डर्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर अगर बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में आ जाता है, तो कुछ ज्यादा ही फील गुड केमिकल आ जाता है, तो स्कीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। और अगर डोपामिन कुछ ज्यादा ही लो अमाउंट में होता है हमारी बॉडी में, जो फील गुड केमिकल है वो कम है, तो डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या फिर जो एक पार्किंसंस डिजीज होता है वो होने के भी चांसेस हो जाते हैं। Then the next type of neurotransmitter is your glutamate. ग्लूटामेट जो है वो मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड है ब्रेन का। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बाय चांस एमसीक्यू में आ जाए कि भाई विच इज द मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड इन योर ब्रेन, देन योर आंसर इज इट इज ग्लूटामेट। और अगर ये कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो गया, तो अगेन स्कीजोफ्रेनिया का रिस्क है। तो स्कीजोफ्रेनिया अभी तक दो न्यूरोट्रांसमीटर्स से हम रिलेट कर चुके हैं कि डोपामीन अगर एक्सेस हो गया, ग्लूटामेट अगर एक्सेस हो गया, तो स्कीजोफ्रेनिया का रिस्क भी एक्सेस हो जाता है। The fourth type of neurotransmitter is your GABA. GABA का फुल फॉर्म क्या होता है, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। सो कई बार ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि गाबा का फुल फॉर्म। सो हम सोचते हैं कि ये तो सिंपल सी चीजें हमें याद रहेगी, बट ऑफन वी डू नॉट रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स। तो मेक श्योर आपको इसका फुल फॉर्म पता हो, ठीक है। तो ये जो गाबा है वो एक स्ट्रेस बफर की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में, हमारे जो स्ट्रेसफुल रिएक्शंस होते हैं उनको थोड़ा रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और ये एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी का। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था साइनेप्सिस में और न्यूरोट्रांसमीटर्स में, लास्ट वाली वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि इनहिबिट करना, ठीक है, एक्साइट करना क्या है। देखिए इस स्लाइड में हमने कवर किया था एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। सो इनहिबिटरी का मतलब था हमारा कि जो एक्शन पोटेंशियल दूसरे न्यूरॉन में जनरेट होता उसको हमने इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। सो एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस बफर की तरह एक्ट करता है। और अगर इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में कुछ ज्यादा ही कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, लो हो जाए, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप करने का चांस जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये है गाबा की बात। एंड द नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वील बी डिस्कसिंग टुडे इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो अबंडेंस में पाया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और सेरोटोनिन का रोल भी हमारे डाइजेशन में और हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में, इन सारी चीजों में सेरोटोनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और सेरोटोनिन के लो अमाउंट होने से डिप्रेसिव डिसऑर्डर का लिंक हो सकता है। तो अगेन डिप्रेशन भी हम दो चीजों से कनेक्ट कर चुके हैं, एक था डोपामीन और एक था सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन के लो अमाउंट से, डोपामीन के लो अमाउंट से डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये एक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। लेट मी जस्ट क्लियर आउट एंड मेक इट अ लिटिल मोर नीटर फॉर यू। तो आप चाहें तो इसका एक सॉर्ट ऑफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको डेली बेसिस पे थोड़ा सा रिवाइज करते रहें। अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए। इसके साथ हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो टॉपिक है वो मेजरली कवर कर लिया है। और नाउ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूरल इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीजें ऐड होना, सम होना। ठीक है, तो उसी के अंडर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं समेशन। उसकी एक डेफिनेशन है जिसको क्विकली रीड आउट करेंगे और समझेंगे। समेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी सिग्नल्स टुगेदर are either able to produce an action potential or they are not able to produce an action potential। तो हमारे एक्साइटेटरी सिग्नल्स होते हैं, हमारे इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं, जैसा कि हमने ईपीएसपी और आईपीएसपी में अभी 2-3 स्लाइड्स पहले पढ़ा है ना। तो समेशन का मतलब क्या है कि ये जो ईपीएसपी और आईपीएसपी है, ये दोनों मिलके या तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहे हैं या फिर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और समेशन जो है हमारी दो तरीकों की हो सकती है, या तो स्पेशियल समेशन या फिर टेम्पोरल समेशन। स्पेशियल समेशन इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस, कि फिजिकल स्पेस में कितना ईपीएसपी आईपीएसपी दोनों मिलकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड टेम्पोरल समेशन इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि एक ही सिमिलर जगह पे ऑलमोस्ट कितनी बारी कौन सी वेव डेवलप हो रही है। और स्पेशियल समेशन फिजिकल स्पेस पे थी, कि दो अलग अलग जो है साइनेप्सिस पे कौन सी हमारी जो है पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे स्पेशियल समेशन और टेम्पोरल समेशन को। आई नो अभी आपको थोड़े मन में कंफ्यूजन्स होंगे इनको रिलेटेड, बट 2 मिनट आप और रुकिए और ये सारे कंफ्यूजन्स हो जाएंगे छूमंतर। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्पेशियल समेशन से। स्पेशियल समेशन में क्या हो रहा है कि हमारी ये जो पोटेंशियल्स हैं, ये जो आप छोटी छोटी वेव्स देख रहे हो ना इन डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स में, ये जो इनको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो स्पेशियल समेशन जो कि इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस है, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल्स हैं ये दो डिफरेंट साइनेप्सिस पे अराइज करते हैं। ठीक है, एक साइनेप्स क्या था? दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भी बातें हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को, एक जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते थे। तो दो डिफरेंट जंक्शंस पे जो है हमारी पोटेंशियल्स जनरेट हो रही है। एक को लगा लो आप जंक्शन ए और एक को लगा लो आप जंक्शन बी। तो जंक्शन ए पे ये वाला जो है ऑल ईपीएसपीज। अब इसको एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वेव्स की आप डायरेक्शन देखो, ऊपर के टूवर्ड्स है ना। तो अगर आपको याद हो कि जब हमने एक्शन पोटेंशियल की बात की थी, उसमें हमने ग्राफ का डिस्कशन किया था, जिसमें पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था, फिर थोड़ा सा डीपोलराइजेशन हुआ और फिर एक एक्शन पोटेंशियल आता है। एक्शन पोटेंशियल के बाद हमारा जो है रीपोलराइजेशन होके हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ये वेव हमने डिस्कस करी थी कि नहीं करी थी ना। तो यहाँ पे क्या है, ईपीएसपी में हमारी वेव अपर डायरेक्शन में एक्साइट हो रही है, एक्शन पोटेंशियल रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव के टूवर्ड्स थोड़ा थोड़ा जा रही है। आईपीएसपीज यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, उसमें क्या है, हमारी वेव देखो नीचे चली गई, यानी कि और नेगेटिव हो रही है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, रैदर क्या हो रहा है, रेस्टिंग के टूवर्ड्स जा रही है और नेगेटिव होती जा रही है। ईपीएसपी में क्या है कि एक साइनेप्स पे एक पर्टिकुलर वेव आई, दूसरे साइनेप्स पे दूसरी पर्टिकुलर वेव आई। अब जब हमने इन दोनों वेव्स का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन या समेशन यानी कि इनको ऐड किया, तो हमारे पास एक बड़ी वेव आ गई, यानी कि इस वेव की हाइट जो है वो बड़ी हो गई और चांसेस इंक्रीज हो गए कि एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो सकता है। तो यही होता है बेसिकली समेशन, कि जो दो डिफरेंट ईपीएसपीज थी, जो दो अलग अलग साइनेप्सिस पे पोटेंशियल जनरेट हो रहे थे, क्या वो दो अलग अलग साइनेप्सिस पे जनरेट होने वाले पोटेंशियल आपस में ऐड होके, समेट होके, इंटीग्रेट होके
एक बड़ी वेव बना के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसी पूरे प्रोसेस को हम न्यूरल इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जब वो न्यूरल इंटीग्रेशन दो डिफरेंट साइनैप्सेस पे हो रहा हो तो हम उसे स्पेशियल समेशन कह देते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस। और जब वो न्यूरल इंटीग्रेशन सेम ही साइनैप्स, ऑलमोस्ट सिमिलर साइनैप्स या क्लोज बाय साइनैप्सेस में ऑलमोस्ट नियरली इन सिमिलर टाइम हो रहा हो तो हम उसे टेम्पोरल समेशन कह देते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम में। टेम्पोरल समेशन में हम थोड़ी देर में आएंगे। तो ईपीएसपी का अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आईपीएसपी का भी क्लियर हो जाएगा कि एक जंक्शन ए पे एक वेव आई, जंक्शन बी पे आपकी दूसरी वेव आई। जब इन दोनों जंक्शन की वेव्स को मैंने समेट किया तो मेरे पास एक न्यू वेव जनरेट हुई, वेव सी, जो कि दोनों वेव से बड़ी थी। हाइट वेव की जो है, जो इस कर्व की हाइट है वो बेसिकली स्पेशल समेशन की वजह से आ गई। और एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन क्या, कि एक साइनैप्स पे तो मेरी आई ईपीएसपी यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल, पर दूसरे साइनैप्स पे क्या आया, इनहिबिटरी पोस्ट साइनैप्टिक। अब अगर मैं इन दोनों को समेट कर दूंगी या इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगी तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे ना एक दूसरे को, कि भाई एक तो एक्साइटेटरी था उतने अमाउंट का, एक इनहिबिटरी था, तो इफेक्ट क्या होगा मेरा, नील। नील इफेक्ट होगा बिकॉज दे कैंसल्ड आउट ईच अदर। ठीक है, तो ये है आपकी स्पेशियल समेशन की बातें। और स्पेशियल समेशन से रिलेटेड आपको ये ग्राफ थोड़े बहुत मन में होने चाहिए, रहेंगे ग्राफ तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट योर टेम्पोरल समेशन, तो टेम्पोरल समेशन में क्या हो रहा है कि पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल यानी कि हमारा जो दूसरा न्यूरॉन है जो मैसेज रिसीव करने वाला है, उसमें जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो रैपिड सक्सेशन में प्रोड्यूस होता है। तो इसमें ये केस नहीं है कि एक साइनैप्स पे एक पोटेंशियल दूसरे पे दूसरा, नो। टेम्पोरल में क्या है, सेम ही साइनैप्स पे रैपिड सक्सेशन में पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल जो है जनरेट हो रहा है। तो हो सकता है जैसे हम इस एनालॉजी को रिलेट कर सकते हैं दूसरी चीज से, कि जैसे ट्विंस होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, तो वो एक ही वूम से बर्थ ले रहे हैं, है ना, लेकिन बस उनका एक रैपिड सक्सेशन है, एक ट्विन थोड़ा सा पहले आ जाता है दूसरे ट्विन से। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन टेम्पोरल समेशन। तो सेम ही साइनैप्स पे आपके पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं टू फॉर्म अ ग्रेटर सिग्नल। तो यहाँ पे सेम साइनैप्स है हमारा, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। तो एक पोटेंशियल ये जनरेट हुआ और उसके तुरंत बाद थोड़ा सा छोटा सा एक और पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो जब मैंने इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड किया तो मेरे पास क्या है, दो कर्व्स आ गई, अगर आप देख सकते हो तो एक कर्व ये है और दूसरी कर्व मेरी ये है। तो टेम्पोरल समेशन के केस में होता क्या है कि नेट इफेक्ट क्या होता है कि जो दो छोटी छोटी मेरी वेव्स थी वो दो छोटी वेव्स इंडिविजुअली तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रही थी, पर इन दो छोटी छोटी वेव्स को जब मैंने कंबाइन कर दिया तो ये दोनों मिलके जो है डीपोलराइजेशन का जो थ्रेशोल्ड होता है -55 मिलीवोल्ट का, ये दोनों मिलके फिर उस थ्रेशोल्ड को रीच कर पाएंगी और जो है क्या होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा। एंड इन दिस केस दिस इज एन ईपीएसपी यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल है, वेव्स जो है हमारे ग्राफ के ऊपर की डायरेक्शन में है। So this is about your spatial summation and your temporal summation. तो ये काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है पर आई होप आपको ये समझ आ गया हो। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, काफी बारी एमसीक्यूज में आ चुकी हैं, तो इनको आपको समझना है। बस 2 मिनट की और ये वीडियो होगी, उसके बाद आई विल एंड इट, सो मेक श्योर आप ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स अच्छे से समझ लें। तो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट जो है वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और एंटागोनिस्ट जो है वो किसी भी इफेक्ट को प्रोड्यूस होने से रोक देता है। सो लेट अस क्विकली रीड अप द डेफिनेशंस। तो दोनों एक तरीके के ड्रग होते हैं जो रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। रिसेप्टर क्या था, जो हमारा दूसरा न्यूरॉन था उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ना जिसपे न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करते हैं ताकि मैसेज ट्रांसमिट हो, और मैसेज ट्रांसमिट होने के बाद या तो वो न्यूरॉन इनहिबिट होगा या फिर वो एक्साइट होगा। तो एगोनिस्ट एक टाइप का ड्रग होता है जो इन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है इंस्टेड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग टू इट, लेकिन वो एक ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, सिमिलर टू द केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर।
तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर उस रिसेप्टर से बाइंड होने वाला था, उस न्यूरोट्रांसमीटर की ऑलमोस्ट सिमिलर ही एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है एगोनिस्ट, जो कि एक ड्रग होता है, लेकिन ये एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट फिर भी होता है। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या है, बिल्कुल ही एंटी है एंटागोनिस्ट, तो ठीक है, बिल्कुल ही कोई भी तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस होने से वो रोक देता है। तो अगेन ये भी एक ड्रग होता है जो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ठीक है, या तो वो प्राइमरी साइट पे बाइंड हो सकता है, बिल्कुल जो मेजर इंपॉर्टेंट साइट है, या दूसरी साइट्स ऑफ रिसेप्टर्स पे भी बाइंड हो सकता है, विच ऑल टुगेदर स्टॉप्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंटागोनिस्ट के लिए, कि ये ऑल टुगेदर स्टॉप कर देता है दैट रिसेप्टर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो वो टोटली जो है इनहिबिट कर देता है उस न्यूरोट्रांसमीटर को, कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने ही नहीं देता अगर एंटागोनिस्ट जो है उसके रिसेप्टर से आके बाइंड हो जाता है। तो एगोनिस्ट तो फिर भी एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, एंटागोनिस्ट नो इफेक्ट। तो एक मैंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग और फनी सी इमेज आप लोगों के लिए ढूंढी थी, सो दैट यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो ये है वो इमेज, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट है आपका जो एक रिसेप्टर, जो न्यूरोट्रांसमीटर के पास रिसेप्टर है उसके साथ अगर आके बाइंड, ये दोनों रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर के ये रिसेप्टर्स हैं, और रिसेप्टर्स के पास यहाँ पे गैप होता है ना जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स आके बाइंड करते हैं। बट इस केस में हमारे ड्रग्स अगर बाइंड हो जाते हैं, और उस केस में अगर ड्रग एगोनिस्ट है, जस्ट अ मिनट, ओह माय गॉड, ओके, उस केस में अगर आपका जो ड्रग है वो अगर एगोनिस्ट ड्रग है और वो बाइंड हो जाता है आपके रिसेप्टर से, तो वो तो उस रिसेप्टर को एक्टिवेट ही कर रहा है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट इज अ गुड थिंग, ठीक है, वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। लेकिन एंटागोनिस्ट बिल्कुल ही खड़ूस है एंटागोनिस्ट। अगर एंटागोनिस्ट जो है एकदम चालू सा फेस अगर आके आपके रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, तो उस रिसेप्टर को बिल्कुल ही सैड कर देता है। सैड क्यों कर देता है, बिकॉज वो उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, उस रिसेप्टर को कोई भी तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करने ही नहीं देता। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फनी ग्राफिक, आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट, राइट। So with that we come to an end of today's video. I hope आपको इस वीडियो में कुछ important बातें पता लगी होंगी, कुछ concepts clear हुए होंगे, and still if you have any kind of doubt please feel free to reach out via social media. लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, या फिर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू आर लर्निंग एंड गेनिंग समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज़, तो आप चैनल को, माइंड रिव्यू का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इट विल बी रियली अ बिग हेल्प फॉर मी एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट, and make sure that you keep revising your concepts and studying well. So till then, have a very good day ahead and bye bye.